Assalamualaikum students. Now we are going to start a new chapter which ये समझो नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करें बायोलॉजी और उसका नया चैप्टर भी, और ये पूरी बायोलॉजी से एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इस लेक्चर को 2 दफ़ा देख लेना, क्योंकि ज़्यादा नहीं बना रही मैं, बहुत स्पीड से भी नहीं बोलूँगी, एक नॉर्मल स्पीड से बोलूँगी कि आप लोग अगर इस वीडियो को 2 दफ़ा भी देखें तो आपका सिर्फ और सिर्फ यानी कि एक दफ़ा में हाफ आवर और दूसरी दफ़ा में हाफ आवर, बस इससे ज़्यादा कंज्यूम ना हो। बच्चों पहले MCQs देखें। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है, यानी कि अगर आप लिविंग थिंग्स की या लाइफ की स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। यही पहला MCQs कह रहा है। जहाँ पर भी बेटा लिखा आ जाए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करें तो वो क्या है, मॉर्फोलॉजी। इंटरनल की करने तो एनाटमी, सेल की करने तो साइटोलॉजी। इसी तरह से क्या कहते हैं, चलो ऐसे ही हमें साथ साथ ना बहुत सारे तुम लोग को बताती जाऊँगी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। भाई देखो, ऐसी जो बाकियात, फॉसिल्स कहते हैं बाकियात को, जो बाकियात की स्टडी करे वो किस में आता है, सोशियोलॉजी, सोशल बायोलॉजी होती नहीं, इसका तो सोशल बिहेवियर से ताल्लुक़ होता है। फार्माकोलॉजी होती नहीं, इसका तो ड्रग से ताल्लुक़ होता है। टेक्सोनॉमी होती नहीं, ये तो क्लासिफिकेशन से ताल्लुक़ होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बेसिकली होना क्या चाहिए, सही है। अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है। तो इसका आंसर होता है पहली बायोलॉजी, ठीक है। फर्दर उसकी 2 ब्रांचेस निकलती है, पहले बॉटनी और पहली जूलॉजी, ठीक है। और ये अब आप लोगों ने कमेंट में भी बताना है खुद से। अच्छा भाई, पहले ये देखें यहाँ पे दिया हुआ भी आप लोगों को, ठीक है, प्लेंटोलॉजी। नाउ लुक एट MCQs नंबर 4। दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अभी बताया जिसके अंदर क्लासिफिकेशन की स्टडी करें वो टेक्सोनॉमी में आएगा। हिस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ की करते हैं। अच्छा भाई, टेक्सोनॉमिकल लेवल जिसके अंदर आप पढ़ते हैं स्पीशीज, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ये वो किंगडम, ये सब पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिक लेवल होता है। इनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीशी। स्पीशी की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीशी की डेफिनेशन होती है द ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग यंग वंस। ऐसे जो इंटरब्रीड कर सके और अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अच्छा भाई, ऐसा पर्टिकुलर एरिया जैसे फॉर एग्जांपल बैट की पॉपुलेशन है, चमगादड़ की, रैबिट की, कैट की, ह्यूमन की, ये सब एक साथ रहने, बेटा ये किस में आएगा, बेटा ये कम्युनिटी में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, कम्युनिटी में। अच्छा, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर वो पार्ट होता है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। स्पीशी में समझा के आ चुके हैं। इकोस्फीयर हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। अब यहाँ जाओ, अ रीजन वेयर लाइफ एग्जिस्ट, बायोस्फीयर, ठीक है। हैबिटाट वो जगह होती है जहाँ हम रहते हैंगे, ठीक है। हम नहीं मतलब कोई भी चीज़, यानी कि जो जहाँ रहता है वो उसका हैबिटाट है। जैसे अगर मैं फ्रॉग का हैबिटाट पूछूँ आपसे तो वो क्या होता है, पॉन्ड होता है, सही है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर मैथमेटिक्स के साथ डील करो, बायोमेट्री। और अगर इसी तरह से ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर आप ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से स्टडी करो, वो बायोफिजिक्स होती है, अगर फिजिक्स की स्टडी हो, ठीक है। अच्छा भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब याद रखना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टेक्सोनॉमिकल लेवल दोनों अलग है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है बेटा, एटम होता है, ठीक है। एटम के बाद फिर आपके पास आता है फर्दर क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, ये वो, ठीक है, फिर सेल, इस तरह से। डैश इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या आ रहा है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट, ये चीज़ें याद रखना, वो सेल होता है, गलत नहीं करके आ जाना। नाउ लुक एट MCQ नंबर ऑफ चैप्टर नंबर 2। बेटा पहला स्टेप देखो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि जो आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ आता है। इसका पहला क्या है, इसका पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को गौर से देखना, उसको ऑब्जर्व करना। हाइपोथेसिस क्या होती है, उसका खुद से कोई सा भी आइडिया दे दो। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने कोई एप्पल देखा, एप्पल को देखते ही ना खाया ना पिया, बस बोल दिया कि खट्टा होता है ना अंदाज़ा, ठीक है। थ्योरी होती है कि तुम लोगों ने उसको खाया, खाने के बाद तुम लोगों ने देखा हाँ भाई जो हरा एप्पल था वो खट्टा था और जो लाल एप्पल है वो मीठा था, ठीक है। तो फिर तुम लोगों ने उसके ऊपर लॉ दे दिया कि भाई जो हरा एप्पल होता है वो खट्टा होता है और जो रेड एप्पल होता है वो मीठा होता है, ठीक है। मलेरिया किस वजह से होता है बेटा, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। राना टिग्रीना याद रखना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। यूग्लिना और अमीबा अलग है, ये दोनों यूनिसेलुलर है।
इंटेलिजेंट गैस बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म एज, भाई देखो इंटेलिजेंट गैस मैंने अभी बोला ना, जैसे हमने ऑब्जर्व किया किसी चीज़ को, हरे सेब को ऑब्जर्व किया, तुम लोगों ने बोल दिया इकट्ठा हो गया, ये एक इंटेलिजेंट गैस है ना, यानी कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, तो ये हाइपोथेसिस हो गया है। अगर आप स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करते हो तो बेटा ये इंडक्टिव रीजनिंग होती है आपके पास। नाउ डैश इज़ अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है, आप करके ट्राई करते होगे किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल वगैरह। डैश वेरीफाइज दैट आइदर हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, क्या चीज़ कंफर्म करती है कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं। जब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, सब कुछ करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वही आपको बताएगा कि आपका जो ट्रायल आइडिया, आपकी जो इंटेलिजेंट गैस है वो सही है या नहीं। डैश इज़ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, भाई कुदरत के जो कानून है ना वो कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, तो लॉ आ जाएगा। डैश इज़ एन, ये वाला आप लोगों का है नहीं, वैसे इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अभी लास्ट डे ना अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगी ना और जो इंक्लूड नहीं है तो फिर तुम लोग ना डबल माइंड हो जाओगे। डैश इज़ यूज टू एक्सप्लेन इफ़ एंड देन स्टेटमेंट, अगर देखो अगर हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट है, अगर आप ये करते हो देन यानी कि फिर ये हो जाएगा, तो ये क्या है, ये रीजनिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, अगर तुम गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे, अगर तुम गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे फिर तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। मलेरिया किसके ज़रिए फैलता है बेटा, याद रखना, खून हमेशा, जो मलेरिया जो यानी आप लोगों का अगर खून कोई भी मॉस्किटो सक कर रहा है तो वो मॉस्किटो हमेशा फीमेल होगी, मेल फीमेल कभी भी ब्लड सक नहीं करता है, फीमेल मॉस्किटो करती है, जिसको हम फीमेल एनोफिलिस कहते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज इज कॉल्ड, भाई देखो अगर ये जो डिग्री है वेरिएशन की, तब्दीली होगी स्पीशीज़ के दरमियान, इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ जो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन के साथ डील कर रहे हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं टेक्सोनॉमी। डाइवर्सिटी का मतलब ही बेटा क्या होता है, वेरिएशन होता है, और बायो का मतलब ज़िंदगी की वेरिएशन। ऐसे ऑर्गन जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो लेकिन फंक्शन में डिफरेंट हो, जैसे आप लोगों ने बुक में खोल के देखें तो 4-5 किस्म के हाथ बने हुए हैं, बिल्ली का हाथ बना हुआ है, वेल का हाथ बना हुआ है, आपका हाथ बना हुआ है, ठीक है। और फिर आप देखें वो सब दिखते तो स्ट्रक्चर में सेम है, लेकिन आप अपने हाथ को खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्ली चलने के लिए कर रही है, वेल जो है वो फ्लैपर के लिए यूज़ कर रही है, बैट चमगादड़ जो है वो उड़ने के लिए कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स कौन सा होता है, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन उनका सेम हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले किससे क्लासीफाई किया था बेटा, एरिस्टोटल ने किया था, ठीक है। बायोनोमल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट किसने दिया था, इसके अंदर कोई भी सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है सी लीनियस, ठीक है, उन्होंने दिया था इसका। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ओनली प्रोकैरियोट्स, सिर्फ प्रोकैरियोट्स है बेटा जिन्हें किंगडम मोनेरा में रखे गया है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। हाई-फाई जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, हाई-फाई किस में पाया जाता है बेटा, फंजाई में पाया जाता है, ठीक है। अनियन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, एलियम सीपा, ठीक है। ह्यूमंस का क्या है, होम्योसेपियंस। और भाई क्या कहते हैं, और नाम सुन लो ज़रा, राना टिग्रीना किसका होता है, फ्रॉग का होता है। मस्का डोमेस्टिका किसका होता है, जो घर में नॉर्मल आप लोग फ्लाइज देखते हैं, मक्खियाँ देखते हैं, उनका होता है फ्राइज़ नहीं, सॉरी फ्लाइज, मुझे भूख लग रही है ना तो खैर आगे आ जाइए। अगर फॉरेस्ट को काट रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन आ गया। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्निक्स वगैरह को पढ़ना। अफॉरेस्टेशन ही होता है दोबारा से फॉरेस्ट को लगाना है। आ का मतलब भी होता है कि फॉरेस्ट हटाना है, लेकिन इसका आंसर है डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब भी होता है कि फॉरेस्ट दोबारा से लगाना। डैश इज़ यूज ऑफ एलिमिनेशन इन लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आप किस चीज़ को यूज़ करते हो बेटा, विजिबल लाइट को यूज़ करते हो। इलेक्ट्रॉन बीम किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अगर किसी चीज़ का साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ करो तो वो मैग्नीफिकेशन है। सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन और शेवान, ठीक है। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट था, अगर उनका नाम भी होता था हम उनका भी लगाते, अभी है नहीं उनका नाम। शेल्डन, शेवान और रुडोल्फ विर्चाउ, ठीक है, 3 नाम है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, हमेशा याद रखना प्रोकैरियोट्स में आता है। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, ब्लू कलर के बैक्टीरिया होते हैं, साइनो का मतलब ही ब्लू होता है, ठीक है। इट डज़ नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाय ऑर्गेनेल्स, भाई ज़ाहिर है प्रोकैरियोट्स जो हैं यूनिसेलुलर हो, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है राइबोसोम से,
ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है, इनके पास ये सब मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं हुए वो होते, ठीक है। प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लास्टिड एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर इसी तरह से पूछूँ सेंट्रियोल्स क्या कहते हैं प्लांट में मौजूद होते हैं, तो नो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग कंपोनेंट? सेल मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट होती है, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, ठीक है। अच्छा भाई, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। हायर से लोअर पे आ रहे हैं, यानी कि हायर से लोअर पे आ रहे हैं तो डिफ्यूजन, और अगर लोअर से हायर पे आ रहे हैं तो ऑस्मोसिस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन, जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो डीएनए रखता है अपने न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल का लिविंग पार्ट क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म होता है। इसमें गिवन नहीं है, मैं फिर भी बता रही हूँ। प्रोटीन फैक्ट्री सेल की क्या होती है? राइबोसोम। ये प्रोटीन्स बनाते हैं। व्हेन एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर इट इज़ कॉल्ड एपिथेलियम। एक टिश्यू है, अगर ये सिंगल लेयर पर कंसिस्ट है तो इसको हम सिंपल कहते हैं, ठीक है। दे आर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं, जो बोन्स के सिमिलर होते हैं, वो कार्टिलेज होते हैं। जैसे आपके कान को हाथ लगाए, इसकी जो बोन है इतनी सॉफ्ट है कि आराम से आप इधर उधर मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगी, लेकिन अपने हाथ की जो हड्डी है उसको ज़रा हिला के दिखा दो मुझे, ठीक है, नहीं हिला सकते, जो बड़ी सी होती है, ठीक है। जैसे रेडियस को सिर्फ हिला दो, रेडियस को बेंड कर दो, नहीं कर सकते ना। दे हैव एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स जो होते हैं, मसल सेल्स जो होते हैं, सॉरी इसका मसल नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्केलेटल। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना, वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। 3 तरह के सेल्स होते हैं ना आपके पास। इन्होंने ना इसके अंदर सही से ऑप्शन आपको नहीं दिए हुए। इन प्लांट दीज टिश्यूज हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। ऐसे प्लांट जिसके जो डिवाइड होते रहे और फिर रीडिवाइड, यानी बार बार डिवाइड होते रहे, वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। रूट हेयर्स और स्टोमेटा जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, एपिडर्मल लेयर में मौजूद होते हैं। चैप्टर 5 देखेंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल डिवीजन में इस्तेमाल होते हैं, जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर उससे आगे जाके इस किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। डीएनए तो क्रोमोसोम का एक पार्ट होगा। राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री है। क्रोमोसोम जिसकी अनइक्वल आर्म हो, जैसे एक आर्म बड़ी है एक आर्म छोटी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और अगर इक्वल आर्म है दोनों की दोनों तो मेटासेंट्रिक, ठीक है। और अगर एक आर्म ही मौजूद है तो टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अच्छा भाई, टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन प्लांट विच डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। भाई देखो ऐसे जैसे इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, इससे 2 सेल बने और दोनों के अंदर 46 ही क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्या है? ये माइटोसिस है। अगर ये 46 क्रोमोसोम है और एक डॉटर के अंदर 23 का, यानी कि हाफ क्रोमोसोम, और दूसरी के अंदर 23 का है, तो ये माइटोसिस है। माइटोसिस का मतलब होता है माइटोसिस नहीं होना। नेक्रोसिस अलग प्रोसेस है। नॉन डिवाइडिंग फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। ऐसा सेल डिवीजन, 2 सेल डिवीजन के दरमियान एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर सेल रेस्ट कर रहा हो, आराम कर रहा हो, डिवाइड ना हो रहा हो, वो इंटरफेज कहलाता है, या हम इसको जीरो फेज भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाती है, या क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल हो जाते हैं। ये कब होता है? ये किस फेज़ में होता है? ये चारों फेज़ में नहीं होता, ना मेटाफेज, ना एनाफेज, ना टीलोफेज, ठीक है, ये प्रोफेज में होता है। क्रोमोसोम जो है वो मिडिल लाइन में अरेंज होता है किस फेज़ के अंदर? यानी कि ये सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है ना, ये इसकी मिडिल लाइन है सेल की, तो क्रोमोसोम यहाँ पे आकर ना अरेंज हो जाए, ये हमारे पास मेटाफेज में होता है। क्रोमोसोम्स को अब देखो ये दरमियान में आ गए थे ना, समझो जैसे दरमियान में। अभी यहाँ पर ना एक सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल यहाँ से इसको ना कॉन्टैक्ट कर कर, यानी कि अपने धागे से ना खींच के यहाँ ले आएगा, तो ये एनाफेज में होता है। साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हमारे पास साइटोकाइनेसिस कहलाती है, और न्यूक्लियस की डिवीज़न कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। पहले से प्री प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है वो एपोप्टोसिस होती है, और जो मतलब जो पहले से सोचा हुआ होता है ना, यानी जो खुदकुशी होती है ना बेटा, वो एपोप्टोसिस होती है। खुदकुशी हमेशा सोच के की जाती है, और ऐसी डेथ जो कुदरती तौर पर हो जाए वो नेक्रोसिस होती है। अच्छा भाई, इसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, मियासिस को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है और दोनों में 23 जा रहे हैं, यानी कि नंबर रिड्यूस हो गए ना। इस पर पेरेंट में देखो 46 है और इसके अंदर हाफ है, तो इसलिए ये रिडक्शन है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, ये सब किसके स्टेजेस है? ये सब मियोसिस में आता है, और मियोसिस का एक सबसे पहला वाला है प्रोफेज 1, उसमें आते हैं। चार्ल्स जो हैं कब बनते हैं? चार्ल्स मेटा डिप्लोटीन के अंदर बनते हैं। बाईवेलेंट टेट्राड्स, ऐसे टेट्राड्स बाईवेलेंट, ये कब बनते हैं बेटा? ये बनते हैं पेक्टीन में, ठीक है।
क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर कब होती है कि डिप्रोटीन में होती है. दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मियोसिस की वजह से वेरिएशन आती है, माइटोसिस की वजह से नहीं आती. और याद रखना मियोसिस हमेशा सेक्स क्रोमोसोम्स में होती है और जो माइटोसिस होती है वो हमेशा ऑटोसोम्स यानी कि बॉडीज़ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें होती है. और इसकी वजह से क्या होता है, माइटोसिस की वजह से आपकी ग्रोथ होगी, आप रिपेयर होंगे, हीलिंग होगी आपके ज़ख्मों की. लेकिन जो आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आते हैं वो मियोसिस की वजह से. एंजाइम भाई ऐसी चीज़ जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ या कम कर दे वो बायो कैटलिस्ट होता है. तो हमारा बायो कैटलिस्ट क्या है, एंजाइम है. ठीक है ना. एंजाइम क्या होता है, एंजाइम ना किसी भी रिएक्शन में खुद ख़त्म नहीं होता बेटा. नॉट यूटिलाइज इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ये बार बार यूज़ होता रहता है और ख़त्म नहीं होता. एंजाइम जो होते हैं ना वो स्पेसिफिकली काम करते हैं, यानी कि एक एंजाइम का काम स्पेसिफिकली यही काम है, वो कोई और काम नहीं कर सकता. अगर कोई एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे, एंजाइम का काम करना रोक दे तो उसको इनहिबिटर कहते हैं. और अगर काम करना स्टार्ट करवा दे तो एक्टिवेटर कहलाता है. ट्रांसफॉर्मर, फिजिक्स मोटर, मॉडरेटर अभी नहीं समझा रही मैं. बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एंजाइम्स आर ऑब्जर्व्ड एट ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर. ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर वो पीएच और टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी काम स्टार्ट किया जा सकता है और ये अच्छा टेम्परेचर या पीएच होता है, तो इसके ऊपर एंजाइम्स की वर्किंग अच्छी होती है. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर देन ऑप्टिमम रेंज. ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना क्या करता है बेटा, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है. या आप ऑप्टिमम रेंज से डिक्रीज़ कर दो तो भी एंजाइम की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी. द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं जिसके अंदर एनर्जी का रिलेशन आ जाए. बायो एनर्जेटिक एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी. एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोस ट्राइफॉस्फेट. मैंने बताया था ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट वाला. ठीक है. इसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 7.3 kcal पर मोल. ठीक है. इसको kcal मोल इनवर्स भी कह सकते हैं वो लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना. ये सब फिज़िक्स अगर मुझसे ढंग से पढ़ी तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे. अच्छा भाई, दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ें काम करती हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अगर मैं पूछूँ रेस्पिरेशन में क्या करती तो ऑक्सीजन और वाटर. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है कि क्लोरोप्लास्ट में होती है कि. ठीक है. और राइबोसोम में क्या बनते हैं, प्रोटीन. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, एनर्जी. अगर मैं पूछूँ एटीपी कहाँ बनती है तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है. एटीपी और एनएडीपीएच कब हम लोग के पास बनता है, लाइट रिएक्शन में. C3 साइकिल हमारे पास कब होती है कि डार्क रिएक्शन में. एटीपी किसके रिजल्ट में बनता है, रेस्पिरेशन के रिजल्ट में बनता है. ठीक है. ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर क्या होता है बेटा, बी और सी दोनों होते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होती है. ठीक है. अच्छा भाई, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसके अंदर इथेनॉल प्रोड्यूस हो, यानी कि इथेनॉल कहते हैं शराब को. ठीक है. अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो बेटा वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है. और अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, वो तीनों ही होते हैं, लैक्टिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. और आपसे पूछते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होती है तो आप कहते हैं ऑल ऑफ दीज, तीनों में. ठीक है. अच्छा भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं बेटा, 36 बनते हैं. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर, प्रोडक्ट जो रेस्पिरेशन के होते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो टूट जाती है, कि स्प्लिट होती है, C6H12O6. ठीक है. अच्छा भाई, कार्बन जो है, कार्बन पायरुविक एसिड के अंदर कितने होते हैं बेटा, याद रखो 3 होते हैं. आपके पास C6H12O6, ये है ग्लूकोज. ये टूटता है 2, मतलब पूरा रिएक्शन करके ना 2 पायरुविक एसिड बनाता है, जब इसका रिएक्शन एंड में पहुंच जाएगा. सही है. तो याद रखना, पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुविक के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो याद रखना 2 बनते हैं. रेस्पिरेशन किस में होती है बेटा, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. 17 देखें, इट टेक प्लेस इन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. फोटोसिंथेसिस जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनके पास क्लोरोफिल होता है. अच्छा भाई, केमिकल एनर्जी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है कि कब होता है, रेस्पिरेशन में होता है. जैसे कि आपने ग्लूकोज खाया, ठीक है, और वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया. अच्छा भाई, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस कहलाता है.
इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। अगर खुद अपना खाना बनाने तो ऑटोट्रॉफिक, अगर किसी और पे डिपेंड है, जैसे हम लोग अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, क्या मैं आपको बोल दूँ कि बेटा सूरज में जाके खड़े हो जाओ, धूप में जाके खड़े हो जाओ और तुम लोग की ग़िज़ा खुद बन जाएगी? नहीं पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग क्या, आप हीटोट्रॉफिक है, लेकिन प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद बनाने तो वो ऑटोट्रॉफिक है। जैसे जादू जो है, जादू धूप से अपनी ग़िज़ा लेता था, तो जादू क्या था, ऑटोट्रॉफिक था। ठीक है। अच्छा, अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सिबिटेड बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, अभी बताया हम लोग ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है। अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इस जिसमें ये हो कि एक को नुकसान और दूसरे को फ़ायदा हो, ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मरी हुई चीज़ों को खाते करते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, या इसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, डाइजेशन जो होती है इंसानों के अंदर, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। ठीक है। अच्छा भाई, इट इज़ अ ऑर्गन वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस, ज़्यादातर जो हज़म हो चुका होता है खाना वो स्टमक में हो चुका होता है। ठीक है। एक लॉन्ग पैसेज आ रहा है, एक लॉन्ग पाइप आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, आपके फेरिंग्स से लेके स्टमक तक। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके स्टमक के अंदर, आपके अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपके स्टमक में एक एसिड रखा है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा यही क्या करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। आपने कभी सुना होगा पानी में भी HCl मिलाया जाता है, क्यों? ताकि और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सके। ड्यूडेनियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। माइक्रोस्कोपिक विलायत, छोटे छोटे से धागे जो होते हैं, ऐसे धागे जिनके ऊपर अगर कोई फूड गुजर रहा है, जैसे ग्लूकोज गुजरा हो, वो उसको एब्जॉर्ब करके आपके खून में शामिल करना है, आपके अंदर ले आए, तो बेटा वो क्या होते हैं? वो विलाए होते हैं, और ये किस में मौजूद होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। करेज द क्राउडी स्टोरी आता है, उसके अंदर आप देखेंगे करेज जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म मेरा ख्याल है वेल के स्टमक में चला जाता है, फिर उसके अंदर विलाए भी आ रहे होते हैं। तो कार्टून्स जो होते हैं ना, उसके अंदर कभी कभार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती हैं। तो मैं क्योंकि कार्टून्स बहुत शौक से देखती हूँ अभी तक, तो मुझे सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो रही होती हैं। ठीक है। पेप्सिन कहाँ पे मौजूद होता है? पेप्सिन स्टमक में मौजूद होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? ये अभी बताया था मैंने कि विलाय मौजूद है, जहाँ विलाय मौजूद है मैंने बताया ना, वहाँ एब्जॉर्प्शन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस कहाँ पे बनता है? बाइल जूस लिवर में बनता है। ठीक है। कोलोन और सीजियम जो होता है किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कितने लास्ट चैप्टर है अभी, जैसे मैंने वादा किया था आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 25 मिनट में कंप्लीट हो गई है आपकी वीडियो। अभी 22 मिनट हुएंगे, 3 मिनट और लूँगे इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने में। लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा के थ्रू पानी लॉस हो रहा है, ट्रांसपायरेशन। अगर हाइड्राथोड्स, एक स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं, इनके थ्रू हो रहेगा तो गटेशन। और एक और बात याद रखना, स्टोमेटा के अंदर सिर्फ पानी का लॉस होता है, और गटेशन के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का भी हो जाता है। ठीक है। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, पानी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जाइलम के थ्रू। और फूड किसके थ्रू किया जाता है? फ्लोएम के थ्रू। इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज इन थ्रू वेजल्स। भाई क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर ब्लड जो होता है ना, वो नसों के अंदर बहता है, नसों के बाहर नहीं बहता है। जिसके अंदर नसों के बाहर बहता है ना, वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम किसको कंसीडर करते हैं? बेटा ब्लड को। याद रखना, ब्लड को कभी भी लिक्विड नहीं कंसीडर किया जाता है, टिश्यू कंसीडर किया जाता है। प्लाज्मा जो है वो किस पे 90% कंसिस्ट होता है? वाटर पे कंसिस्ट होता है। वाइट ब्लड सेल का एक और नाम होता है बेटा, वाइट ब्लड सेल का नहीं, एरिथ्रोसाइट जो है ना बेटा, याद रखना, ये जो नाम है ना, ये तो रेड ब्लड सेल का, RBC का है। वाइट ब्लड सेल का जो एक और नाम होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स अलग होते हैं, ये कार्टिलेज के होते हैं। एडिपोसाइट्स होते हैं, एडिपोस टिश्यूज़ के होते हैं जो फैट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज कैरीड बाय, देखो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? बेटा रेड ब्लड सेल लेके जाता है ना, तो यही तो मैं बता रही हूँ, ऑप्शन गलत लगा हुआ है, एरिथ्रोसाइट नहीं होगा। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल को कहते हैं। अच्छा भाई, ऐसी चीज़ें जो ब्लड का, अगर आपके फॉर एग्जांपल कहीं पे कट लग जाए, वहाँ पे खून जमना शुरू हो जाए, तो वो किसकी वजह से क्लॉट होता है? प्लेटलेट्स की वजह से क्लॉट होता है। प्लाज्मा आपको पता है लिक्विड पार्ट होता है, ग्लोब्यूलिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके जाती है? बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कौन सा ब्लड लेके जाती है? बेटा पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वैसे आर्टरीज़ का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना, लेकिन सिर्फ एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी वो पल्मोनरी आर्टरी है।
इसी तरह से वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, लेकिन पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? सिस्टमेटिक अरोटा। ठीक है, अच्छा भाई अभी बताया था आपकी डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा करता है, आपको कौन जरासीमों से बताता है? WBCs, वाइट ब्लड सेल, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है। अब 1 सेकंड की और बात करेंगे बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगे ना, दोबारा से वीडियो को देखो 2x की स्पीड पर। अगर इतना नहीं समझ आता तो 1.5x की स्पीड पर देखो, अगेन एंड अगेन देखो। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना तो एकदम वीडियो को स्टॉप करो, कमेंट लिख दो, फिर वीडियो को स्टॉप करो, फिर कमेंट में आंसर लिख दो, फिर देखो क्या तुम लोगों ने सही बताया है। ठीक है, इसलिए ऐसे कह रही हूँ, करोगे ना प्रैक्टिस हो जाओगी, कल पेपर है इंशाल्लाह अच्छा करके आ जाओगे।